हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं महेश बर्णवाल की बुक के अध्याय 1 का। इससे पहले हम इसके बारे में इतिहास के परिचय के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमारा पहला अध्याय स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। इसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इतिहास के ऐसे कौन कौन से स्रोत से जिनसे हमें इतिहास के बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ऐतिहासिक स्रोत होता क्या है। तो ऐतिहासिक स्रोत की हम संज्ञा ऐसे दे सकते हैं कि विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स कहा जाता है। मतलब ये है कि विगत युगों यानी कि जो हमारे युग बीत चुके हैं उनकी जो घटनाओं के संबंध में जो घटना हो चुकी थी सभी उनके बारे में जो जानकारियां हमें देने वाले स्रोत हैं उनको ऐतिहासिक स्रोत हम कहते हैं। और ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के हुआ करते थे ऐतिहासिक स्रोत। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। अब क्या है कि साहित्यिक स्रोत जो था उसको बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया। एक तो धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। कितने भागों में? दो भागों में, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी बांट दिया गया। किस में बांटा गया? दो भागों में, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। इन दोनों में फिर बांट दिया गया इसको। अब ब्राह्मण जो साहित्य हमारा, उसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आपका बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये दो आया करते थे। अब लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य को तीन रूपों में विभाजित किया गया। ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य, तीन में बांट दिया गया। जो हमारा प्राचीन इतिहास का स्रोत था वो तीन भागों में बटा हुआ था। एक तो विदेशी यात्रा विवरण और एक पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। तो विदेशी यात्रा विवरण में आपका ये यूनानी रोमन लेखक में बांटा गया, चीनी लेखक और अरबी लेखक, इनके बारे में बांट दिया गया इसको। और पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारा स्रोत जो है उसको बांटा गया अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां या चित्रकलाएं। इनके रूप में हम इसको चैप्टर में अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ेंगे ढंग से। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा है इसने, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। किसी व्यक्ति अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, यानी कि जो घटनाएं हुई और जो व्यक्ति थे वहाँ के, देश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, घटनाएं थी, तथ्य थे, उनका एक काल के अनुसार, एक कालक्रमिक, एक क्रम के अनुसार जो विवरण है उसे बोलते हैं इतिहास। यानी कि कालक्रमिक विवरण बोल सकते हो आप, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। इतिहास, जो हमारा इतिहास है वो समाज में हो रही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी स्थितियों को समय समय के साथ परिवर्तन के रूप में भी प्रस्तुत करता है। अब आगे है आपका पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए, इसने बताया है, किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। और अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं प्राचीन टीलों यानी कि माउंट्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। और टीला जो है,
जो साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें टीलर यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों से, टीले जो हुआ करते थे उनकी खुदाई करवा करके तब उनसे जो साक्ष्य मिले हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें सभी इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसने आगे बताया है कि टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जो टीला है या मिट्टी का ऐसा ऊंचा ढेर है जिसके नीचे एक प्राचीन ढेर कह सकते हो, या प्राचीन क्या, एक विशालकाय ढेर, उसके नीचे, जिसके नीचे के बस्तियां, जो पहले बस्तियां हुआ करती थी जहां लोग निवास किया करते थे, वो सब दब गई वहां पर। जब उनकी खुदाई करवाई गई और खुदाई करवा करके उन बस्तियों का पता लगा, वहां से साक्ष्य मिले, उसको क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। इसने फिर बताया है कि प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहलाता है। जो प्राचीन टीले हैं, स्मारक हैं, उनका खुदाई करवा करके जहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई या कलाकृतियाँ जो मिली, उनके एक क्रमिक काल के अनुसार जो विश्लेषण है उसको पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इसने आगे बताया है, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन यानी खुदाई के बाद ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। और उत्खननों में हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे और उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, और वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग करते थे, यानी कि किस प्रकार के बर्तनों का वो उपयोग किया करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग किया करते थे, ये सब इसमें बताया गया है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं। और किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 यानी कि कार्बन-14, कार्बन का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसे आइसोटोप बोलते हैं, वो में आई कमी को माप करके उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। आगे इसने बताया है रेडियो कार्बन के बारे में, ठीक है, C14 के बारे में। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन-14 कार्बन का रेडियोथर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी जिसे आइसोटोप बोलते हो आप लोग, आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है, सभी वस्तुओं में पाया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। रेडियो कार्बन जो है हमारी विधि, उससे हमें ये पता लगा है साक्ष्यों से कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन जो था वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व में भी था। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर, विशेषतः परागों यानी जिन्हें पोलेन बोलते हैं, के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है और उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता भी लगाया जाता है। ठीक है, आगे इसने बताया है सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में आगे बताया है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें जो थी वो धातुओं की बनाई जाती थी, ये आपको सभी को पता होगा। जो हमारा प्राचीन समय था उसमें जो मोहरें बना करती थी वो धातुओं की बनी हुआ करती थी। जिन सिक्कों व मुद्रा पर कोई लेख नहीं होता है, केवल आकृतियां विद्यमान होती हैं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। केवल आहत सिक्के, ऐसे सिक्के जिन पर केवल आकृतियां विद्यमान हैं और कोई लेख नहीं है उन पर, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के हम कहते हैं।
भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं देखने के लिए। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के, अर्थात कह सकते हो आप ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और उनकी तिथियां भी अंकित मिली हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे। और सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा जो थी सबसे पहले यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में हुआ करता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जो सिक्के हुआ करते थे उनका प्रयोग दान दक्षिणा देने के लिए, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके लिए, वेतन जो मिलता है या मजदूरी देते हैं किसी को उसके भुगतान में हुआ करता था। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे और सबसे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे, ऐसा साक्ष्यों में मिला है देखने के लिए। आगे है आपका अभिलेख। आगे आपका अभिलेख के बारे में बताया है कि अभिलेख जो थे वो सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। और भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी कि पैलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं सभी, और ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2वीं सदी से मिलने वाली तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा था। और आपको बता दूं कि अभिलेखों में जो लिपियां प्रयुक्त हुई थी वो 3 लिपियां प्रयुक्त हुई थी। कौन कौन सी प्रयुक्त हुई थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी या जिसे हम आर्मेइक लिपि बोलते हैं वो लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो अशोक के अधिकतर शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं और यह लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं जो दाएं से बाएं मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। और यूनानी लिपि जो थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे इसने दिखाया है हमें प्राचीन इतिहास के स्रोत। जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि 3 भागों में बांटा गया: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। और साहित्यिक साक्ष्य को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य में बांट दिया गया। इसके अंतर्गत जो है वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत ये आते हैं। ब्राह्मणेतर में केवल बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। अच्छा, लौकिक साहित्य को इन्होंने 3 भागों में बांटा: ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य ग्रंथ। उसके बाद विदेशी यात्रा विवरण। तो विदेशी यात्रा विवरण में देखिए इन्होंने 3 चरणों में इसको बांटा है। 3 चरणों में। नंबर 1 यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। तो यूनानी रोमन जो लेखक थे वो एक तो टेसियस था जो कि ईरान का निवासी था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता था। सिकंदर के साथ आने वाला विद्वान जिसे निर्याकस या आनेसेक्रेटस और अरिस्टोबुलस भी कहते हैं। मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। डाइकेमस बिंदुसार के समय में आया। डायनोसियस अशोक के समय काल में आया। टॉमली जो था वो ज्योग्राफी के लेखक कहे जाते हैं और प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक माने जाते हैं।
चीनी लेखकों में आपका फायान आया, सुंग युंग आया, हेनसांग और इत्सिंग आया। अब बात करते हैं अरबी लेखकों की। तो अरबी लेखकों में सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी जो कि तहकीक ए हिंद का लेखक भी है, इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। ठीक है। इसके बाद बताया है कि मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन, और वो अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है उससे। अब यहाँ पे प्रमुख अभिलेख व शासक दिए गए हैं कुछ। तो अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। किससे? कलिंग नरेश खारवेल से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। नासिक अभिलेख वो गौतमी बलश्री से संबंधित था। और जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन से था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड था। ग्वालियर अभिलेख जो था प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। और देवपाड़ा अभिलेख जो था वो बंगाल शासक विजयसेन से। भीतर व जूनागढ़ अभिलेख जो था वो स्कंदगुप्त से था। और इसमें ये बताया गया है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेखक से समुद्रगुप्त की विजय की विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो कार्पस यानी कि इनस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। और सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं इसीलिए, और जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है। अब आगे है आपका वस्तुओं को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता था, ये तो मैंने आपको बता दिया। और सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख से हैं। ठीक है। और इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत था। आगे है आपका पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख जो है मेहरौली दिल्ली में स्थित है। इससे संबंधित व्यक्ति जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और ये कौन से समय में मिला? मध्य का गुप्तकालीन समय का है। ये मेहरौली स्तंभ अभिलेख जो है गुप्तकालीन का है। और अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है कि यह स्तंभ लेख मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णु पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा यह तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण इसमें मिला है। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि स्तंभ लेख जिसे बोलते हैं। तो प्रयाग जो है इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति, और समुद्रगुप्त के समय का है ये, और ये गुप्तकालीन समय का अभिलेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान किया गया है, और इसकी रचना हर्षेण ने काव्य शैली में भी की है। तीसरा है बौद्ध स्तंभ लेख, और स्थल भरहुत एक लेखक स्थल है, ये भरहुत स्थल पर है, और ये राजा वासुदेव के समय का अभिलेख है, जो कि वंश था शुंग काल। और इस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी के प्रारंभिक स्रोतों का पता चलता है। आगे है आपका
मथुरा स्तंभ लेख, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में है और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शासनकाल का है और गुप्तकालीन समय चल रहा था जिस समय। और यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। और इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी देखने को मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं, जो कि बेसनगर विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश में है। और भागभद्र इस समय का शासक था और शासनकाल था शुंग काल। तो इसके नैतिक शिक्षा के अंतर्गत, इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक है एरण स्तंभ लेख, जो कि एरण मध्य प्रदेश में है। शासक था इस समय का समुद्रगुप्त और वंश चल रहा था गुप्तकालीन। और इस स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है और यह विदर्भी शैली में अंकित है। कौन सी शैली में? विदर्भी। आगे है आपका एरण स्तंभ लेख, जो कि एरण मध्य प्रदेश में है। वो बुद्धगुप्त से संबंधित था और गुप्तकालीन समय काल का है। इस स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण और भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात्र विष्णु और धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो था वो भीतरी गाजीपुर में है। स्कंदगुप्त शासक था और गुप्तकालीन समय चल रहा था। और इस स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख देखने को मिलता है। बिहार स्तंभ लेख, जो कि बिहार शरीफ पटना में है। स्कंदगुप्त समय का शासक था, गुप्तकालीन समय चल रहा था। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला अभिलेख है भिलसड़ अभिलेख, भिलसड़ स्तंभ अभिलेख, जो कि भिलसड़ एटा में है। कुमारगुप्त शासक था और गुप्तकालीन शासनकाल चल रहा था। तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। और इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। एरण स्तंभ लेख जो है एरण मध्य प्रदेश में है। भानुगुप्त समय का शासक था, गुप्तकालीन समय था। और इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होने एवं उसकी पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख देखने को मिला है। ठीक है। आगे है आपका तालगुंडा स्तंभ अभिलेख। तो ये शिमोगा मैसूर में है। शांति बर्मन यानी कि मयूर शर्मन जिसे बोलते थे, इसका शासन था। गुप्तकालीन समय चल रहा था। और इस स्तंभ लेख दक्षिण से कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर दर्शन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख भी देखने को मिलता है। अब बात की गई है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत, किसकी? साहित्यिक स्रोतों की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। तो यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। और भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों, ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। ठीक है। परंतु मध्य एशिया में जहां भारत के प्राकृत भाषा फैल गई थी, वहां पांडुलिपियां मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां भी मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर जो है वो दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। ऐसा साक्ष्यों से हमें पता चला है। हिंदुओं में धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण ये आदि सब सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हो आप। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ इसने बताया है कि ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद और ये सब मैंने बता दिया।
और ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी देखने को मिले हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं और वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ जो होता है समझ में आए, इसीलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है वेद, उपवेद व उनकी विशेषता। तो ऋग्वेद जो है वो, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसका विवरण जो है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा है यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्वेद और यह जो है युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और जिसका संबंध है कला और संगीत से। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और जिसका संबंध भवन निर्माण कला से माना जाता है। ठीक है, आगे है आपका वेदांग। क्या है? वेदांग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों की सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। 6 हमारे वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा जो है वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका प्रयोग निर्माण हुआ। कल्प का वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और वह नियम इसमें समाहित हैं। और व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना और उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु ये नियम बनाए गए। निरुक्त, इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम और भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना भी की है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। और ज्योतिष के अंतर्गत इसमें शास्त्र के विकास को दिखाया गया है और इसके प्रसिद्ध आचार्य थे लगध मुनि इसके प्रसिद्ध आचार्य थे। आगे इसने बताया है कि सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत, अब है महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना गया है। वेद व्यास ने इसकी रचना की है। संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम था जय संहिता और जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या जो है बढ़ाकर के 24,000 हो गई है और भारत के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भारत के वंशजों की कथा भी है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और इसके अनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। और रामायण इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा पहले आपको इसके बारे में। महाभारत का तो पता चल ही गया है कि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अब बात करें आपसे रामायण की, तो वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6600 श्लोक हैं, 6000 जो बढ़कर के अब 12000 श्लोक हो गए हैं और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है और राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान श्रौत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन और आपका विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू तथा पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। श्रौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं और शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी।
और इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी भी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 अधिक पूर्व जन्मों से पशु के रूप में भी थे या गुजरे थे, और जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। इसी ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। धर्मसूत्र और स्मृतियों और टीकाएं, ऐसे तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है, और धर्मसूत्रों का संकलन जो है 500 से लेकर के 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री भी मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित होकर के कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी ऐतिहासिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों में से एक है और विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इनके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है। ठीक है, जिनमें बहुत से नायकों यानी कि वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान भी है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकाप्यम, शिल्पाधिकारम और आपका मणिमेखले। ठीक है, और इसने बताया है कि संगम ग्रंथों में सबसे बहुत नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखीय कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। और ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। अब बताया इसने विदेशी विवरण। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो उनके प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनको हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में मैंने आपको कल इतिहास एक परिचय में हेरोडोटस के बारे में पूरा बता दिया था इसका। तो यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और टालमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री भी देखने को मिलती है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईसा से लेकर के 115 ईसा के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत किया है। टॉमली की ज्योग्राफी 150 ईसा के आसपास की मानी जाती है और प्लिनी के नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका ईसा की सबसे पहली सदी की है और यह लैटिन भाषा में है तथा हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारियाँ देती है। ठीक है, इन सभी की जानकारियाँ हमें देती है। आगे है आपका चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फायान और हेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने वाला बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे ये लोग।
फायान, यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसको फो क्यू की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। कॉस्मस इंडिका काप्लिस्टस, यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईसा में भारत आया तथा क्रिश्चियन टॉपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत और श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हेनशांग, ये था युवान चांग, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईसा में भारत आया और सीयू की रचना की। हेनशांग के मित्र ही ली ने हेनशांग की जीवनी लिखी है। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन भी अपने रचना में किया है। इत्सिंग जो था, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन इसने किया है। सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में इसने वर्णन किया है। अल मसूदी जो था वो 941 ईसा से लेकर के 943 ईसा तक भारत में रहा और उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। और अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी का समकालीन था, जिसने तहकीक हिंद यानी कि किताब उल हिंद की रचना की। इसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चीनी लेखकों का वर्णन किया गया है जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पहला चैप्टर, ये था आपका पहला अध्याय यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। PDF भी ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी इसकी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।